नमस्कार। आज के इस सार्वजनिक व्याख्यान में, जिसका शीर्षक है जैनेन्द्र साहित्य की प्रासंगिकता, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस व्याख्यान को देने के लिए हमारे वरिष्ठ अध्येता, हिंदी के विख्यात साहित्यकार, आलोचक डॉक्टर ज्योतिष जोशी उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस विशेष आग्रह पर, जो उनकी अध्येता वृत्ति का यहाँ पर विषय है, उससे अलग हटकर एक ऐसे विषय पर जिस पर उन्होंने पिछले कई दशकों से शोध का कार्य किया है और जिसमें उनकी रुचि रही है, ऐसे विषय के ऊपर व्याख्यान देने का हमारा आग्रह स्वीकार किया है। डॉक्टर ज्योतिष जोशी की हिंदी में 26 मौलिक पुस्तकें हैं, जिसमें से कुछ कृतियां मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जिसमें से एक है जैनेन्द्र और नैतिकता, आलोचना की छवियाँ, उपन्यास की समकालीनता, पुरखों का पक्ष, संस्कृति, विचार, विमर्श और विवेचना, और जैनेन्द्र जी की एक बहुत ही अच्छी जीवनी जो डॉक्टर ज्योतिष जोशी ने लिखी है, जो इन्होंने मुझे भेंट स्वरूप दी थी दो साल पहले, जिसका शीर्षक है अनासक्त आस्तिक। अनासक्त आस्तिक वो लिखी है। और इसके अलावा जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद ये जैनेन्द्र की पहली इस प्रकार की, जिसको डिटेल्ड जीवनी कहा जाएगा, वो है। इसके अलावा आपने आधुनिक कला आंदोलन, वैश्विक कला की आधुनिक यात्रा, जैनेन्द्र संचयिता वगैरह ये सब भी किताबें लिखी हैं। कई महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित सम्मान भी आपको मिले हैं। पटना का साहित्य सेवा सम्मान, संस्कृति विभाग बिहार सरकार का दिनकर सम्मान, ललित कला अकादमी में आप कई वर्षों तक संपादक पद पर रहे। तो मैं आपका इस व्याख्यान के अवसर पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय जैनेन्द्र साहित्य की प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जैनेन्द्र जी पर और उनके साहित्य पर चर्चा करने की अपार संभावनाएं हैं। जैनेन्द्र जी का जन्म 1905 में हुआ था और उनका रचनाकाल 1920 के दशक से लेकर और 1980 के दशक तक फैला हुआ था। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि उनका जीवन दो हिस्सों में अगर बांटा जाए तो आज़ादी के पहले लगभग आधा और आज़ादी के बाद लगभग आधा। ऐसे और भी साहित्यकार हुए हैं। हजारी प्रसाद जी भी लगभग इसी समय के थे। उनका जन्म 1907 का था, लेकिन उनकी मृत्यु कुछ पहले हुई जैनेन्द्र जी से। तो उन्होंने दोनों जो कालखंड हैं उनको ढंग से देखा और दोनों में उनका रचना काल महत्वपूर्ण रहा। जहाँ तक मुझे स्मरण है, उनका जो पहला प्रसिद्ध उपन्यास था, अगर मैं गलत बताऊं तो आप ठीक करिएगा, शायद परख था, 1929 में आया था। तो वहीं से उनको प्रसिद्धि मिल गई थी और बाद में उसको बहुत अच्छी आलोचना भी मिली। फिर सुनीता शायद 1930 के बाद 34-35 में, ऐसे कुछ 34 या 35 में आया। तो जैनेन्द्र जी का विशेष स्थान है हिंदी साहित्य में और हिंदी का जो रचना संसार है उसमें, एक गद्यकार के रूप में। और गद्यकार के रूप में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के बाद उन्होंने ही हिंदी के गद्य को अपने उपन्यासों, कहानियों और निबंधों के माध्यम से आगे बढ़ाया, नई दिशा दी। और ये भी कहा जा सकता है कि साहित्य में एक जो
कहा जाए कि प्रभाव पड़ रहा था, ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था एक विशेष प्रकार की विचारधारा का, उससे विरत रहते हुए, उससे अपने साहित्य को अलग रखते हुए जो मानवीय पक्ष था समाज का, साहित्य का, व्यक्ति का, उसको विकसित किया अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से। और प्रेमचंद जी के जीवन काल में ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि और प्रेमचंद जी के वो बहुत करीब भी थे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक प्रकार से उन्होंने प्रेमचंद जी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा अपनी बहुत ही एक छोटी उम्र से, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक नई दिशा दी। और ये कहना चाहिए कि प्रेमचंद के बाद के जो कुछ 20-30 साल थे, उसमें हिंदी के गद्य में सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार जैनेंद्र जी ही थे। उसके बाद और कई महत्वपूर्ण लोग हैं जो आए, उपन्यास में निर्मल वर्मा जी और कहानियों में अज्ञेय जी, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा। और ज्योतिष जी, जैसा मैंने कहा, 26 ओरिजिनल पुस्तकें लिख चुके हैं साहित्य पर, तो मैं अधिक इस विषय पर बोलना नहीं चाहूँगा। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनका व्याख्यान सुनने के लिए, लेकिन ये छोटा सा परिचय मैंने इसलिए भी दिया है कि शायद ये जो सभा है, इसका साहित्य में उतनी रुचि शायद नहीं रही होगी, तो ये एक सामान्य सा परिचय है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, गांधी जी के करीब थे, और ये उनका रचना काल और रचना संसार था। इन शब्दों के साथ ही मैं एक बार पुनः सबका स्वागत करते हुए ज्योतिष जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी, और आप सबका स्वागत भी। असल में जब ये कहा गया जैनेंद्र जी पे बात करने के लिए, तो मेरे लिए कठिनाई भी उपस्थित हुई। कठिनाई ये कि आप जिस विषय को ज़्यादा जानते हैं उसमें हमेशा आपको संशय होता है। जैनेंद्र जी पे ही मैंने पीएचडी की थी, और पीएचडी के अलावा आप ये समझ लें कि 25-30 वर्षों से, 35 वर्षों से मैं निरंतर जैनेंद्र जी पे ही शोध करता आ रहा हूँ, उनकी जीवनी लिखी। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में लगभग 35 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके 72 विद्यार्थियों का मैं को गाइड हूँ पीएचडी में। तो जैनेंद्र जी पे पीएचडी होता है तो गाइड्स मुझसे संपर्क करते हैं, विद्यार्थी आते हैं, और दिल्ली में कम हैं, सब दूसरे विश्वविद्यालयों में। मैं लगातार वो उसी प्रक्रिया से गुजरता रहता हूँ। तो जब ये विषय सामने आया तो मैंने मान लिया, और मुझे लगा कि ये मेरा नैतिक दायित्व भी है कि चूँकि इस विषय पे मैंने काम किया है तो आपके सामने कुछ बातें रखूं। अपने व्याख्यान को मैंने 3 अलग अलग हिस्सों में रखा है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जैनेंद्र जी का परिचय दे दूं, क्योंकि आप लोग साहित्य से उस तरह से नहीं जुड़े हैं जैसे आमतौर पे साहित्य के विद्यार्थी जुड़े होते हैं। व्याख्यान के दूसरे हिस्से में हम चाहेंगे कि जैनेंद्र जी का जो रचना संसार है, खासकर कथा साहित्य, उस पर थोड़ी बात करूं। और व्याख्यान के अंतिम और तीसरे हिस्से में जैनेंद्र जी के विचारों पर थोड़ी बहुत बात करूं। जो भी 35-40 मिनट का समय है, तो मैं प्रयत्न करूंगा कि जैनेंद्र जी को समग्रता में आपके सामने प्रस्तुत करूं। जैसा कि रवि जी ने बताया, जैनेंद्र जी का जन्म एक सामान्य परिवार में 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ ज़िले के कौड़ियागंज कस्बे में हुआ था। उनके पिता प्यारेलाल एक पटवारी थे और माता रामदेवी बाई
गृहिणी थी। तो पटवारी तो थे प्यारेलाल जी, लेकिन पटवारी का काम उन्हें रास नहीं आया। मन से वे देशभक्त थे, तो उन्होंने कपड़ों का व्यापार शुरू किया और हाथ से बुने हुए कपड़ों को जगह जगह ले जाके बेचते थे। कुछ दिनों बाद वो बीमार हुए और उनका निधन हो गया। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार के मामा भगवान दीन, जो बहुत बड़े दार्शनिक थे और गांधी जी के अनुयायी थे, उन्होंने जैनेन्द्र कुमार की और जैनेन्द्र जी की दो बहनों की परवरिश की। वो पहले फतेहपुर में रेलवे में नौकरी करते थे, बाद में एक गेंदन लाल थे, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जितने जैन तीर्थ हैं उनका भ्रमण करना शुरू किया। उसके बाद जब वो लौटे कुछ वर्षों बाद, तो उन्होंने हस्तिनापुर ऋषभ ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की और जैनेन्द्र कुमार नाम भी वहीं मिला, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार का शुरुआती नाम तो सकटुआ था, क्योंकि सकट चतुर्थी के दिन वो पैदा हुए थे। प्यारेलाल ने उनका नाम आनंदी लाल रखा था, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में उनका नाम जैनेन्द्र किया गया। उसके बाद जैनेन्द्र की शिक्षा दीक्षा हुई। ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलने के बाद उन्होंने पंजाब से मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद वो बनारस चले गए इंटर की पढ़ाई के लिए। और उसी आसपास गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की और काशी विश्वविद्यालय परिसर में उनका जाना भी हुआ, जहाँ जैनेन्द्र जी से भेंट हुई उनकी। और उसके बाद जैनेन्द्र जी ने पढ़ाई छोड़ दी और लाखों युवकों ने पूरे देश में पढ़ाई छोड़ी, आप सबको पता है। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार की शिक्षा दीक्षा दोबारा किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं हुई। जैनेन्द्र कुमार स्वाधीनता आंदोलन में आ गए, क्योंकि भगवान दीन की मांग थी कि तुम गांधी जी का अनुकरण करो और देश में पराधीनता के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें काम करो। तो लगातार उन्होंने काम किया। और आपको आश्चर्य होगा कि पहली बार जब केंद्रीय जेल में, गुजरात केंद्रीय जेल में जैनेन्द्र कुमार गए, तो उसी जेल में खान अब्दुल गफ्फार खां, आसफ अली, सत्यवती मलिक जो कपिलाबाद सैन की माँ थी, ये सब लोग उसी जेल में थे। ये पूरा वृत्तांत मैंने जीवनी में लिखा है, यहाँ उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लौट के आने के बाद जैनेन्द्र कुमार को 1932 में जवाहरलाल नेहरू ने पुरानी दिल्ली के एक इलाके में संघर्ष करने के लिए डिक्टेटर मनोनीत किया। उन दिनों तरह तरह की पदवियां थीं जो कांग्रेस दिया करती थी अपने नेताओं को संघर्ष करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो जैनेन्द्र जी को ऐतराज़ था, तो बाद में देवदास गांधी ने उनको बहुत समझाया कि आप पे करो, इसे अलग मत हो जाओ। वो नेहरू से मिलने गए तो नेहरू ने भी समझाया कि नहीं, आपको ये करना है। इसके बाद भी आंदोलन का दौर चलता रहा और अपने जीवन काल में लगभग 22 महीने जैनेन्द्र कुमार जेलों में रहे, अलग अलग जेलों में, और नाना तरह की यातनाएं भी काटी। और एक अजीब किस्म की बेबसी से भरा हुआ परिवार उनका था। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। 1929 में ही उनकी शादी हो गई थी और शादी भी चूँकि एक वणिक परिवार में हुई थी, बिशंबर दयाल की बेटी
थी बन्नत की, और भगवान दीन ने ही वो शादी कराई थी। तो इससे जैन बिरादरी में एक घृणा का भाव था जैनेन्द्र परिवार से, कि हमारी बिरादरी से बाहर जाके इन्होंने एक वणिक परिवार में शादी की, और उसकी सज़ा जीवन भर जैनेन्द्र भी भोगते रहे और उनकी माँ राम देवी बाई भी भोगती रहीं। आप इसे अनुमान लगाइए कि राम देवी बाई की अंत्येष्टि में एक भी जैन सदस्य नहीं गया था जब वो लोग पहाड़ी धीरज में रहते थे, इतनी घृणा थी। और विपन्नता की स्थिति ये कि घर में कफन के पैसे नहीं थे, ऐसी विपन्न जिंदगी थी जैनेन्द्र कुमार की। बीच बीच में उन्होंने बहुत यत्न भी किए कि कुछ पैसे कमाएं। कलकत्ता भी भाग के गए, विशाल भारत में नौकरी लगने की बात थी। एक महत्वपूर्ण अखबार था कलकत्ता का, जिसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे, लेकिन वहाँ उनके पहुँचने के पहले किसी को नौकरी दी जा चुकी थी। उसका भी वृत्तांत मैंने जीवनी में लिखा है कि कैसे 3 पैसे में 2 पराठे मिलते थे हावड़ा स्टेशन के पास, और वो सुबह खरीद लेते थे जैनेन्द्र, और सुबह दोपहर शाम को वही खाते थे। फिर वहाँ से लौट के आए। इसके पहले की प्रक्रिया को मैं अब बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया था 1920-21 के आसपास। और सबसे पहले लेख लिखा देवी अहिंसे, उसके बाद एक लेख लिखा देश जाग उठा। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि चतुरसेन शास्त्री ने उनका एक लेख अपने नाम से छपवा लिया था, जिसको लेके बड़ा विवाद हुआ था। जिन्होंने वयम रक्षामः या वैशाली के नगर वधु नाम की कृतियां लिखी हैं चतुरसेन शास्त्री ने। 1927 के आसपास जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी है खेल, जो लिखी गई थी। और मैं सचमुच आपके सामने ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं 8वीं कक्षा में था और खेल कहानी मेरे पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिली, तभी से एक तरह का सम्मोहन जैसा मेरे सर पे सवार हो गया था, उसकी भाषा को लेके, उसके विषय वस्तु को लेके, कि सुरबाला और मनोहर कैसे मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं और इस जागतिक संसार को माया समझते हैं, परमार्थ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हमारे एक बाल मन में कुतूहल सा हो गया था कि कैसा ये लेखक होगा, इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन तब ये भविष्य का खाका नहीं तैयार था कि हम कुछ करेंगे इन पर, क्योंकि 8वीं के विद्यार्थी थे और गांव की परवरिश थी। खैर, उसी आसपास जब खेल विशाल भारत में छपी और देश भर में चर्चित हुई, उसके बाद जैनेन्द्र कुमार ने दूसरी कहानियाँ भी लिखी, जिसमें फांसी है। फांसी ही उनका पहला संग्रह है, जो 1929 में आया। और उसमें जो फांसी नाम की कहानी है, वो अपूर्व कहानी है कि जो पहला स्वाधीनता संग्राम है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, वहाँ का एक चौधरी उसका नायक है, और उसने आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज महिला की जान बचाई, उसकी अस्मत बचाई। और अंत में चौधरी जब पकड़ लिया जाता है, उस पर मुकदमा चलता है, उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है, तो उस अंग्रेज़ महिला को नहीं बताया जाता। और वो अंग्रेज़ महिला जब जान जाती है और जब चौधरी के शव को देखती है तो विलाप करती है वो। और उसके बाद वह अपने पति को त्याग देती है, यमुना के किनारे आजीवन वो कुटिया बना के रहती है और कहती है कि चौधरी ही मेरा सर्वस्व था, ये मेरी अस्मत उसने बचाई। मैंने अद्भुत कहानी है फांसी। और फिर 1929 में ही
जैनेंद्र ने अपना पहला उपन्यास लिखा, परख। आप कल्पना करिए कि लगभग 90-92 साल पहले जैनेंद्र कुमार ने परख उपन्यास लिखा। परख उपन्यास तारा देवी नाम की एक बाल विधवा पर आधारित कहानी है, जो जैन आश्रम में शिक्षा दीक्षा देने का काम करती थी और उसका नेतृत्व खुद जैनेंद्र जी की माँ करती थी। जैनेंद्र जी आते जाते थे और तारा देवी से जैनेंद्र को प्रेम हो गया, तो उन्होंने तय किया कि वो तारा देवी से शादी करेंगे। लेकिन जैनेंद्र की माँ तैयार नहीं हुई और उनके मामा भगवान दीन तैयार नहीं हुए, और उस पर जैनेंद्र जी ने तारा देवी की शादी कराई बाज़ाब्ता, बहुत परिश्रम किया और समाज का प्रतिकार भी झेला। उसी पर परख नाम का उपन्यास लिखा। 90-92 साल पहले भारत में बाल विधवा की शादी कराना कितना असंभव प्रश्न है, इस पर आप लोग गौर कर सकते हैं। परख जब छप के आया तो भूचाल आ गया कि क्या हो रहा है। समाज के ठेकेदारों ने लानत मलामत की। जो शुद्धतावादी हैं साहित्य के, उन्होंने जैनेंद्र को गालियां दी, उस पर बहसें चली, लेकिन जैनेंद्र नहीं हिलने वाले थे। जैनेंद्र उन लेखकों में शामिल थे जो पराधीन भारत के प्रतिरोध में संघर्ष करते हुए भावी भारत के निर्माण का स्वप्न देखा करते थे। उनका समाज कैसा होगा, उनका व्यक्ति कैसा होगा, उनका शासन तंत्र कैसा होगा, उनमें किस तरह के मूल्य होंगे, किस तरह की नैतिकताएं होंगी। यह देखने सोचने वाले जो लोग हुआ करते थे, अनेक लोग थे, जिसमें जैनेंद्र उसमें अग्रणी थे। और इसी क्रम में उन्होंने कट्टू नाम की एक नायिका को सृजा और बिहारी नाम के व्यक्ति से उसका संबंध जोड़ा, और अपूर्व कौशल के साथ उस उपन्यास को लिखा। और उसके बाद पूरे देश में, हिंदी साहित्य में और भारतीय साहित्य में जैनेंद्र सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। और यह घटित हुआ जैनेंद्र के 24वें साल में। आप कल्पना करिए कि 24 साल का व्यक्ति एक रचना के माध्यम से अखिल भारतीय हो जाता है। यह असाधारण प्रतिभा थी जैनेंद्र कुमार की। इसका एक उदाहरण मैं सुनाता हूँ, मेरा ख्याल है ये आपको सुनना चाहिए। थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। उनकी कट्टू सोचती है, जो बाल विधवा है। लोग कहते हैं वह विधवा है, कम नसीब। लड़की जान गई है वह विधवा है, कम नसीब भी होगी। लेकिन फिर हंसने खेलने भागने कूदने का अधिकार वह क्यों नहीं रखती, यह वह नहीं समझ पाती। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि उस उपन्यास में कितनी ताकत है और किस तरह से आपके हृदय को दहला देने वाली और तोड़ देने वाली कथा है इसमें। इसके बाद जैनेंद्र कुमार ने 1934 में सुनीता नाम का उपन्यास लिखा। और
और सुनीता नाम के उपन्यास से ही प्रेमचंद ने उनको भारत का गोरकी कहा था। और मैथिली शरण गुप्त ने जैनेन्द्र कुमार को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों कहा। सुनीता के माध्यम से भारत में एक नई नारी का प्रवेश होता है और जैनेन्द्र कुमार एक नई नैतिकता को प्रस्तावित करते हैं और पतिव्रता और सती दोनों को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। पतिव्रता वह है जो पति को सर्वस्व मानकर घर में रहती है, लेकिन सती वह है कि उससे अगर कोई प्रेम करे तो वह बाहर निकलने के लिए भी प्रस्तुत हो और उसका पति स्वेच्छा उसे जाने दे। अब जाहिर है रूढ़िवादी हिंदू समाज में इस पर क्या प्रतिक्रिया होनी थी सो हुई। उस उपन्यास का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप इस बात से वाकिफ होंगे कि जैनेन्द्र गांधीवादी लेखक थे। जैनेन्द्र ने इस उपन्यास के बहाने उन उग्रपंथी स्वतंत्रता सेनानियों को नसीहत दी, तुम अहिंसा के रास्ते पे चलो, हिंसा से देश को आज़ादी नहीं मिलेगी और तुम अप्रेम के शिकार हो, इसलिए तुम्हें प्रेम की ज़रूरत है। उपन्यास का नायक है श्रीकांत, नायिका है सुनीता और हरिप्रसन्न नाम का श्रीकांत का एक उग्रपंथी नेता है, स्वाधीनता सेनानी है। उसको इलाहाबाद से श्रीकांत अपने घर ले आते हैं और सुनीता से कहते हैं कि तुम इसे प्रेम दो कि इसका मन बदले और ये हिंसा का रास्ता छोड़ दे। आप कल्पना करिए कि जैनेन्द्र का पति ऐसा करता है और श्रीकांत लाहौर चला जाता है, श्रीकांत वकील है, लाहौर चला जाता है और हरिप्रसन्न को घर में रख के सुनीता को कहता है कि तुम उसे प्रेम करो, प्रेम दो। और सुनीता ये करती है, लेकिन वह प्रेम हरिप्रसन्न के थामे थमता नहीं है, वो संभाल नहीं पाता, इसलिए वो भाग खड़ा होता है। आप में अगर अब प्रेम है तो आप प्रेम को नहीं संभाल सकते। ये भी एक उदाहरण है सुनीता से। सुनीता के बाद जैनेन्द्र कुमार ने 1937 में त्यागपत्र नाम का उपन्यास लिखा और मेरी जो भी भोली समझ है उस हिसाब से मैं मानता हूं कि जैनेन्द्र कुमार का वो सर्वोत्तम उपन्यास है। और अब तक भारतीय उपन्यासों में जो भी 100-125 वर्षों की परंपरा है भारतीय उपन्यासों की, जितनी ताकत त्यागपत्र में है उस ताकत का मुझे दूसरा कोई उपन्यास नजर नहीं आता। 80 पृष्ठों का एक छोटा सा उपन्यास और यह वह उपन्यास है जो विवाह संस्था को क्वेश्चन करता है, उसे प्रश्नांकित करता है और एक ऐसी तेजोदीप्त स्त्री का दर्प सामने आता है जो हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करती है और पूरी रूढ़ियों सहित सारी संस्थाओं को दरकिनार करती है और उसके मूल्यों को ध्वस्त करती है। नायिका है मृणाल और उसका भतीजा है प्रमोद। यही दो सीधे सीधे पात्र हैं त्यागपत्र में। माँ बाप हैं नहीं, बड़े भाई हैं, भौजाई है। भौजाई कर्कशा है, लगातार उपालंब देती है, मौका पाती है तो मारती पीटती भी है मृणाल को, तरह तरह की यातनाएं देती है। शीला पढ़ती है, शीला नाम की कोई लड़की है जो पढ़ती है मृणाल के साथ। शीला के डॉक्टर भाई से प्रेम है मृणाल को
यह घर वाले जान गए हैं, इसलिए भौजाई कहती है कि जितना जल्दी हो सके इसकी शादी हो जाए। और भीरुपति है, मैंने भाई भीरू है मृणाल का, वो एक बूढ़े से शादी तय करता है और शादी हो जाती है मृणाल की। और मृणाल चूंकि गांधीवादी, तो कह देती है, उसके भीतर पाप है, तो अपने पति से कह देती है कि मैं अपने मन से निश्चिंत होना चाहती हूँ, इसलिए एक पाप की बात है उसे बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रेम किया था किसी से, लेकिन आपसे शादी के बाद मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। और इसी एक स्वीकारोक्ति के बाद उसके बूढ़े पति ने उसे घर निकाला दे दिया, तिरस्कृत कर दिया। और तिरस्कृत करने के बाद मृणाल को कभी कोयले वाला, कभी लकड़ी वाला, कभी सब्जी वाला आता है, उसके साथ वो रहती चली जाती है। वो अनिंद्य सुंदरी है। जैनेन्द्र कुमार के यहाँ ये है कि जैनेन्द्र कुमार के यहाँ दार्शनिक स्त्रियाँ हैं, और कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो अपूर्व सौंदर्य की देवी न हो। जैनेन्द्र कुमार के यहाँ जितने पुरुष हैं वो कापुरुष हैं, उनमें शक्ति नहीं है कि स्त्री के सामने खड़ा हो सके। उनके पूरे विधान में जुड़ती जाती है। वो प्रमोद जो भतीजा है मृणाल का, वो कई बार आता है, चेष्टा करता है कि ले चले अपने घर, और कहता है कि भाई समाज की परवाह करो। धीरे धीरे वो जज हो जाता है। फिर वो कहती है कि नहीं, तुम समाज की परवाह करो तो चलेगा, मैं तो समाज की मंगल आकांक्षा में टूटती ही रहना चाहती हूँ ताकि समाज को बल मिले। और फिर जब प्रमोद उससे प्रश्न करता है तो वो कहती है कि मैंने तो विवाह को नहीं ठुकराया, विवाह ने मुझे ठुकरा दिया। तो मैं तो विवाह की उस यातना को, उस संस्थागत यातना को आत्मपीड़न के जरिए महसूस करूंगी। वो सविनय अवज्ञा करती है, वो आत्मपीड़ित करती है। ये समझने की बात है कि प्रेमचंद और जैनेन्द्र दोनों गांधीवादी लेखक हैं। प्रेमचंद के यहां सत्याग्रह है, वह सत्याग्रह भी बाह्य सत्याग्रह है, लेकिन जो आंतरिक उत्पीड़न का जो संसार है, आत्मपीड़न का और सविनय अवज्ञा का, उसका रास्ता जैनेन्द्र कुमार ने अपने लेखन में चुना। और यही होता है अंत में कि चुन चुन कर समाज के सारे मूल्यों को ध्वस्त करती हुई मृणाल एक मलिन बस्ती में जाके रहने लगती है। वहाँ प्रमोद जाता है जब बड़ा जज हो गया है कि बुआ चलो, बुआ चलो, तो कहती है कि बुआ तो कहीं नहीं जाएगी। बुआ के साथ जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको कुछ सहायता दे सको तो सबका कल्याण हो। प्रमोद आता है और भूल जाता है सहायता देना, और एक दिन पाता है कि मृणाल के मरने की खबर आती है। और फिर प्रमोद कहता है कि मैं समाज में जज के पद पे हूँ, मैंने सामाजिक मर्यादा की बाड़ लगा रखी है, मैं सबके साथ न्याय करता हूँ, इंसाफ की तराजू मेरे हाथों में है, लेकिन मैं अपनी ही बुआ के साथ न्याय नहीं कर सका, तो मुझे जजी के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वो त्याग पत्र दे देता है। यह है त्याग पत्र। उसके बाद सुखदा नाम का उपन्यास है, फिर कल्याणी है, फिर जयवर्धन है, जिसमें माना यह जाता है कि नेहरू और गांधी के विचारों का और सिद्धांतों का विमर्श है। और जयवर्धन नाम का राष्ट्राध्यक्ष है जो इला से प्रेम करता है। इला भी अविवाहित है।
और उसमें आचार्य बेलवर के रूप में गांधी की छाया है। सुखदा एक ऐसा उपन्यास है जिसमें जैनेंद्र स्त्री को नसीहत देते हैं, एक नई स्त्री को गढ़ते हैं, नई नैतिकता प्रस्तावित करते हैं, सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ उसको तैयार करते हैं, पर ये भी नसीहत देते हैं कि घर के बाहर कदम पड़ना एक स्त्री के लिए बाजार हो जाना है। इसका एहसास स्त्री को जरूर होना चाहिए। ये मैं बार बार आपसे कहूँगा और कह रहा हूँ, मेरे कहने का अर्थ वही है, निहितार्थ वही है कि जैनेंद्र स्त्री को प्रस्तावित करते हैं, नई नैतिकता प्रस्तावित करते हैं, लेकिन वो परिवार को नहीं तोड़ना चाहते, वो समाज को नहीं तोड़ना चाहते, उस सपने को जिंदा रखना चाहते हैं जो आने वाले भारत में आकार ले सके। इसलिए सुखदा का पति कांत है जो भीरू है, सुखदा डांटती रहती है, पढ़ी लिखी है, वरलाल के साथ, हरीश के साथ जो सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, उनसे जुड़ती है और धीरे धीरे कांत को छोड़ देती है और अंत में जब बीमार होती है तो अकेली हो जाती है। और पत्र की शैली में पूरा उपन्यास लिखा गया है। अंत में लिखती है कि मैंने ही अपने हाथों अपने गृहस्थी को नष्ट किया है, अब कोई नहीं है जो मेरे साथ हो और मैं कुछ समय की मेहमान हूं और मर जाऊंगी। उसके बाद मुक्तिबोध नाम का उपन्यास लिखते हैं जैनेंद्र कुमार, जिसमें एक राजनेता हैं सहाय, उनका वृतांत है और उसी उपन्यास से पत्नी और प्रेयसी की बहस हिंदी और भारतीय समाज में चली, जिसमें सहाय की पत्नी है राजश्री और सहाय नीला नाम की एक लड़की से प्रेम करते हैं जिसका नाम नीलिमा है। स्वयं सहाय की पत्नी राजश्री कहती है कि हर पुरुष में एक देवता होता है और उसे पत्नी नहीं प्रेयसी जगाती है। इस पे बहस चली और जैनेंद्र ने इसका जवाब भी अपने ढंग से दिया। इसी उपन्यास पर उनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद व्यतीत नाम का उपन्यास है, विवर्त नाम का उपन्यास है। ये उपन्यास पे विफल प्रेम कथाएं हैं और उसमें ऐसी ही स्त्रियों की कथाएं हैं जो विवाहिता हैं लेकिन विवाहिता होने के बाद भी प्रेम करती हैं और बहुधा उनके पति इस प्रेम पर उसे तिरस्कृत नहीं करते बल्कि उसकी सराहना करते हैं या उसकी सहायता करते हैं। इसी तरह से अनंतर उपन्यास है। फिर अनाम स्वामी है। अनाम स्वामी को मानते हैं कि वो उत्तरार्ध है त्यागपत्र का, जिसमें जजी से त्यागपत्र देकर एम दयाल हरिद्वार जाके रहते हैं एक आश्रम में और वहाँ प्रबोध नाम के उनके मित्र हैं और वो जीवन के परमार्थ की बातें करते हैं। और अंतिम उपन्यास जो उनका दशार्क है जैनेंद्र कुमार का, वह तो मैं मानता हूँ कि 1985 में लिखा गया उपन्यास है, उस पर मैंने विस्तार से लिखा भी है। आज भी मुझे लगता है कि दशार्क से आगे 1985 से लेकर अब तक उस भावबोध का कोई दूसरा उपन्यास नहीं आया है जिसने बाजार को एक प्रतिगामी मूल्य मानकर उसका विरोध किया है। सरस्वती नाम की स्त्री है, पति से खटपट होती है, बनती नहीं है, आर्थिक ज़रूरतें बढ़ गई हैं और वो उससे मुक्त हो जाती है, विवाह को निरस्त कर देती है और वो एक वेश्यालय में चली जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए, परख से लेकर और दशार्क तक
जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों में या कहानियों में प्रेम है, अतिशय प्रेम है। और यहाँ तक प्रेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवाहता होने के बाद भी प्रेम है और पति उस प्रेम को कबूल करता है, लेकिन फिर वहाँ देह मौजूद नहीं है। इस पर बहुत बहुत बहस हुई है, बहुत विचार विमर्श किया गया है कि वो प्रेम ही क्या है जिसमें देह न हो। ये अलग विषय है, लेकिन देह कहीं मौजूद नहीं है। रंजना भी वेश्यालय में जो भी आता है उससे परमार्थ की, अध्यात्म की, दर्शन की, धर्म की बातें करती है और कहती है कि आपका समय पूरा हो गया, आप जाइए, आप बदल जाइए, आप इंसान बनिए, आपको नहीं यहां आना था, आपको एक अच्छा समाज बनाना है। इसके पैसे लेती है वो। तो जैनेन्द्र कुमार के ये 12 उपन्यास हैं। 156 कहानियां जैनेन्द्र कुमार की हैं, जिसमें पत्नी है, जानवी है, नीलम देश की राजकन्या है, त्रिवेणी है, फोटोग्राफी है, रुकिया बुढ़िया है, अनेक ऐसी कहानियां हैं। और मैं तो मानता हूं, और ये भक्ति मैं नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि हमारे भी शलाका पुरुष हैं प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियां लिखी हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रेमचंद के पास उतनी विश्वस्तरीय कहानियां नहीं हैं जो जैनेन्द्र के पास हैं। 20-22 कहानियां तो जैनेन्द्र की ऐसी हैं, और इसका कारण यह है कि जैनेन्द्र प्रेम के रचनाकार हैं, श्रद्धा के रचनाकार हैं, मौन की भंगिमा के रचनाकार हैं। भाषा वहां चूक जाती है, शब्द चूक जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार के यहाँ घटनाएं रचना का आधार नहीं बनती, घटनात्मक मोड़ आधार बनते हैं। जैनेन्द्र कुमार की कहानियां भीतर की यात्रा करती हैं। अगर भीतर की यात्रा करते हुए आपको अपने प्रश्नों से टकराना है तो जैनेन्द्र कुमार को आप पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें आत्म की खोज है। अब एक रात कहानी है। जयराज नाम का महत्वपूर्ण कांग्रेसी सेनानी है, वो सुदर्शना उसकी प्रेमिका है, वो ब्याहता है। पति से कहती है कि वो जयराज से मिलना चाहती है, जयराज का अमुक जगह भाषण होने वाला है। पति ले आके छोड़ता है और रात भर जयराज की गोद में सुदर्शना पड़ी रहती है प्लेटफॉर्म पर, और सुबह चली जाती है अपने घर, और जयराज भी चला जाता है। तो इस तरह के जो मूल्य हैं वो जैनेन्द्र कुमार ने दिए भावी भारत को देखते हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, समय हो रहा है और ये बहुत विस्तार वाला विषय है, कि जैनेन्द्र कुमार निसंदेह प्रेमचंद के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण रचनाधारा के पुरस्कर्ता थे, और हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद वे सबसे बड़े हस्ताक्षर थे। उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के विषय वस्तु पर अज्ञेय ने, कृष्ण बलदेव वैद्य ने, नरेश मेहता ने, निर्मल वर्मा ने, कृष्णा सोपती ने, मृदुला गर्ग ने रचनाएं की। लेकिन वह बहुस्तरीय परंपरा नहीं चली, स्त्री विमर्श चला और व्यक्तित्व की खोज का सिलसिला चला। लेकिन वह सामाजिक और राष्ट्रीय चिंताएं, स्वदेशी चिंताएं, आध्यात्मिक चिंताएं बाद में दफन हो गईं और वो परंपरा आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जैनेन्द्र कुमार केवल एक कथाकार नहीं थे। जैनेन्द्र कुमार सबसे बड़े स्वाधीनता सेनानियों में थे। गांधी जी से उनका निकट का संबंध था, जवाहरलाल नेहरू से निकट का संबंध था,
बड़े बड़े नेताओं से संबंध रहे और एक बड़े सपने के लिए वो जीते रहे, आजीवन सत्याग्रही रहे। मरने के दिन तक उनका अपना घर नहीं था और जब भी उनको कहा जाता था, सरकार से कहा जाता था कि घर ले लो, तो वो कहते थे कि नहीं, मैं अपने संघर्ष का प्रतिदान नहीं लूंगा। कभी जेब में पैसा नहीं रखते थे, वो जेब में पैसा नहीं रखते थे। तो इस रूप में हम देखें तो भारतीय राष्ट्र राज्य को लेके सबसे अधिक चिंता करने वाले अगर थे हिंदी में, हिंदी लेखकों में, तो जैनेंद्र कुमार थे। और राष्ट्र राज्य नाम की एक व्यवस्थित किताब है उनकी। राष्ट्र राज्य है, पूर्वोदय है, समय और हम है, जड़ की बात है, अनेक ऐसे किताबें हैं जिसमें उन्होंने गांधीवादी दर्शन को सामने रखा है, भारतीय राष्ट्र राज्य को सामने रखा है, भारतीय संविधान को सामने रखा है, और व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र की एक आदर्शवादी कल्पना की है, और उसमें अधिक से अधिक नीतिगत मूल्यों की स्थापना पर बल दिया है। तो इस स्तर पर एक बड़े राष्ट्रवादी विचारक भी थे। समाज सुधारक तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सुधार उनका लक्ष्य नहीं था। सुधार उनका लक्ष्य नहीं होता जो मानसिक विचलन पैदा करने वाले होते हैं। वो मानसिक विचलन और विक्षोभ पैदा करने वाले लेखक थे। उनका बाजार दर्शन नाम का निबंध 36-37 में आया था। वो आज भी आप पढ़ लें तो आपको लगेगा कि बाजार आपको कहाँ ले जा रहा है, किन मूल्यों में ले जा रहा है, और कहाँ आपको ले जाके छोड़ देगा और आपका अंत हो जाएगा। उसी तरह से जैनेंद्र कुमार का एक बड़ा रूप अनुवादक का भी है। उन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया। टॉल्स्टॉय का एक बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है पावर ऑफ डार्कनेस, जिसका पाप और प्रकाश नाम से अनुवाद किया उन्होंने। और ऐसा माना जाता है कि पावर ऑफ डार्कनेस नाम के नाटक से ही गांधी ने हृदय परिवर्तन के सिद्धांत को लिया था। हृदय परिवर्तन है उसमें, उस नाटक में। उसके बाद अलेक्जेंडर क्यूपरिन का एक उपन्यास है यामा द पिट, उसका अनुवाद किया था यामा नाम से। जैनेंद्र कुमार ने स्मृति पर्व नाम का एक ग्रंथ लिखा, ये और वे नाम की किताब लिखी, मेरे भटकाओ लिखा। बच्चों की बहुत सारी कहानियाँ जैनेंद्र कुमार ने लिखी हैं, जिनको संस्कारित करने की, नैतिक बनाने की चिंता साफ साफ दिखाई देती है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैनेंद्र का समग्र लेखन एक ऐसे भारतीय राष्ट्र राज्य की प्रस्तावना का लेखन है जिसमें वे भावी भारत का स्वप्न देखना चाहते हैं। भावी भारत के नागरिक को, उसके समाज को, उसके सुदृढ़ परिवार व्यवस्था को और जड़ हो चुकी संस्थाओं के परिमार्जन का स्वप्न देखना चाहते हैं। वे उस सनातन को, उस सनातन परंपरा को, उस सनातन धर्म को जीवित करना चाहते हैं जो एक राष्ट्र में आकीर्ण न हो, उसकी विश्व बंधुता पूरे संसार को नेतृत्व दे सके। और वो ऐसी मुक्ति चाहते हैं, ऐसी मुक्ति जिसके बारे में महाभारत में कहा गया है कि जिसमें निर्विकार चित्त की प्रशांति हो, वह मुक्ति, तो वह जीवन मुक्ति। और यही मुक्ति, निर्विकार चित्त की प्रशांति वाली ही मुक्ति वैदिक मुक्ति है। यही योग व सृष्टि की सत्ता सामान्यता है। यही तुलसीदास की भी जीवन मुक्ति है और यही कबीर की भी जीवन मुक्ति है। वह मुक्ति जो भारतीय धर्म की मुक्ति है, भारतीय सनातन की मुक्ति है, कि हम सारे कर्तव्यों का, धर्मों का, दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने को मुक्त करें, ताकि जागतिक ऐषणाओं में न फंसें
संसार की कलुषता न व्यापे हम में, हम मनुष्य बने रहें, मनुष्य से प्रेम करें। क्योंकि जैनेंद्र भी उस प्रेम के नियम को मानते हैं जिसको गांधी मानते हैं, क्योंकि गांधी के यहाँ भी सत्य प्रेम रूप है और प्रेम ही ईश्वर है। और जैनेंद्र जी कहते हैं कि नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक वह है जो प्रेमच्युत है, जो प्रेम को नहीं जानता, जो सिर्फ हिंसा को जानता है। इसलिए वो अपने से भी विरत है, अपने से भी पराया है, वो अपने में भी नहीं है, इसलिए वह दया का पात्र है। तो विस्तार भय से हम इस व्याख्यान को यहीं रोक रहे हैं, यह निवेदन करते हुए कि जैनेंद्र कुमार को, जो निसंदेह भारत के अग्रणी लेखकों में थे, अग्रणीय समाज सुधारकों में, दार्शनिकों में थे, आध्यात्मिक मूल्यों के प्रवक्ता रहे, स्वाधीनता सेनानी रहे, उनको आपको समझना चाहिए, उनको आपको समझना चाहिए। उनकी रचनाओं को पढ़कर, उनके दर्शन को, उनके व्यवहार सिद्धांत को पढ़कर, उनके विचारों को जानकर हम सही अर्थों में अपने देश को, अपनी परंपरा को, अपने मूल्यों को जानेंगे। मेरे जानते, मेरी समझ से जैनेंद्र कुमार के साहित्य का, उनके होने का यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। अंत में सिर्फ दो उदाहरण, जो मुश्किल से 2.5 मिनट का समय लेंगे, ये पढ़कर हम अपनी बात समाप्त करेंगे। जैनेंद्र कुमार के लेखन का, उनके विचारों का जो आत्यंतिक लक्ष्य है, जो आशय है, वह क्या है, वह मैं आपको बता रहा हूं। आखिर जीवन में क्या है? आदमी जीता जाता है, जानता जाता है, अंत में पाने के लिए कि इति का बिंदु आ रहा है और वह दिग्भ्रमित है। बहुतेरा उसने इस बीच जोड़ तोड़ किया है। कार्य कारण को बिठाकर समझा जाता है, किया धरा है, लिखा पढ़ा है, लेकिन जैसे सब व्यर्थ हो गया है, वास्तव में सब शून्य हो पड़ा है। एक बड़ा प्रश्न उसको लील जाने को खड़ा है कि क्या है जो है। तब घटना की घटनात्मकता अलग छिटकी आती है, छिलके पर से छिटकी आती है, छिलके पर से छिलका उतार कर भीतर उतरते जाते हुए मिलता है कि सब पहरन है, उतरन है, शेष में कुछ नहीं है। इस व्यर्थता और शून्यता में पहुंचकर बुद्धि पछाड़ खा जाती है, स्पर्धा टूट जाती है और मालूम होता है कि आदमी की इस हार में ही उसकी कृतार्थता है। दुख सार बन आए, दुख सार बन आए, जीना प्रार्थना हो जाए तो बस है। और अंत में जैनेंद्र के निधन पर नवभारत टाइम्स के संपादक का एक छोटा सा वक्तव्य, जिसमें जैनेंद्र के आसंग को भारतीय परंपरा में समझा गया है। जरा और मृत्यु का भय जैनेंद्र कुमार को सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्होंने किसी जीवन दर्शन के माध्यम से उस पर विजय पा ली थी, बल्कि इसलिए भी था कि अपनी सृजनशीलता के चरमोत्कर्ष में ही उन्होंने लेखन को लगभग विदा कर लिया था। लेकिन उनके साहित्य को न तो बुढ़ापा आया और न ही उसकी जीवंतता ही घटी। भारतीय महालेखन में वे व्यास के ज़्यादा समीप हैं, वाल्मीकि से कम, कबीर ज़्यादा हैं, सूर तुलसी कम, गालिब मीर ज़्यादा हैं, इकबाल फैज़ कम। उन्हीं की शैली में, जिसकी संक्रामकता घातक है, वे जैनेंद्र ज़्यादा हैं, प्रेमचंद कम। प्रेमचंद की तरह जैनेंद्र भी बहुत सादा इंसान थे।
हिंदी में कई लोगों ने शब्दों के बीच के मौन, अर्थगर्भ मौन और व्यक्तिगत मौन को एक तावीज़ टोटका बनाया है, लेकिन जैनेंद्र कुमार मौन का इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं करते थे। हिंदी साहित्य में अमर तो वे 1950 के आसपास हो गए थे, पर इस अमरत्व को वे ओढ़ते बिछाते न थे। उन्होंने उसे ज्यों का त्यों कहीं अलग किसी अलगनी पर टांग दिया था। मानवता के प्रति उनमें असंदिग्ध प्रतिबद्धता थी और उसके साथ एक अदम्य नैतिक साहस तथा एक हमेशा जिज्ञासु उत्सुक पैना मस्तिष्क। उसके पाठक और हिंदी के लेखक जाने कि उनकी विरासत का अब क्या किया जाए, लेकिन जैनेंद्र कुमार जैसे व्यक्तियों के जाने के बाद एक धन्यता और भय हमें होते हैं। धन्य भाव इसलिए कि हम जैनेंद्र के ज़माने में रह पाए, और भय इसलिए कि अब दूसरा जैनेंद्र कोई नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योतिष जी इस अद्भुत व्याख्यान के लिए। अब हम प्रश्नोत्तर के लिए तैयार हैं। पूछिए शुक्ला जी। बहुत कुछ याद दिलाया जैनेंद्र के बारे में। 20 साल पहले पढ़ी त्यागपत्र के एक एक करके। जिस तरह से आपने चीज़ों को खोला है, जैनेंद्र के व्यक्तित्व को, रचना को, वो बहुत ही अद्भुत है। निश्चित दो चीज़ें मेरे मन में आ रही थी, अगर उसकी व्याख्या हो सके। एक तो ये है कि हम देख रहे हैं कि प्रेमचंद और जैनेंद्र दोनों गांधीवादी हैं, लेकिन उसी समय में 1930 से 35 या 40 तक जो कुछ भी वो लिख रहे हैं, वो एक तरफ तो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के मूल्यों को ले रहे हैं, दूसरी तरफ गांधी जिस तरह से भारतीय परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, ये दोनों ही लोग गांधीवादी होते हुए भी जो परंपरा है उसको तोड़ रहे हैं अपने लेखन में। तो इसको किस तरह से आप गांधीवाद से जोड़ रहे हैं, है ना? एक चीज़ और पूछ लें, दोनों एक साथ जी। कर दीजिएगा। प्रश्न के लिए करने के लिए आतुर बहुत लोग होते हैं, लेकिन उत्तर के लिए आप जितने आतुर हैं। नहीं आतुर नहीं, मुझे लगा कि बात खत्म हो। नहीं, दूसरा आतुर नहीं, शुक्ला जी की बात इतनी जल्दी दूसरा ये दिख रहा है कि आपके व्याख्यान में भी हमने देखा और जो जैनेंद्र के साहित्य में भी शुरुआत में हम देख रहे हैं कि जितना भी उनका लेखन चल रहा है उसमें वास्तविकता के तत्व जाता है, दर्शन ऊपर से है उनमें पुष्ट कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बात कि उसमें दर्शन बढ़ता जा रहा है और वास्तविकता उसको पुष्ट कर रहा है। इस चीज़ को किस तरह से आप जीवन और साहित्य में देखते हैं? देखिए, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैनेंद्र और प्रेमचंद गांधीवादी मूल्यों को, उनके आदर्शों को ही लेकर कहानियों में और उपन्यासों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि गांधी जी जहाँ जहाँ शिथिल हैं अपने दर्शन में, अपने विचारों में, उस शिथिलता को तोड़ते हुए प्रेमचंद और जैनेंद्र उसका परिष्कार रचनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। परिष्कार करने का मतलब ये कि गांधी जी की जहाँ जहाँ व्यवहारिक सीमाएं हैं, जैसे ब्रह्मचर्य है, जैनेंद्र कुमार ने साफ कहा कि गांधी जी के 11 व्रतों में जो ब्रह्मचर्य है वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि एक गृहस्थ काम से कैसे विरत रहेगा। और गांधी जी से कई बार जैनेंद्र जी ने इस पर बात की और गांधी जी ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। और ये बिल्कुल अव्यवहारिक मामला है कि एक गृहस्थ आदमी काम से विरत हो जाए, वासना से विरत हो जाए, वो नहीं हो सकता। और तब नहीं हो सकता जब उसकी पत्नी हो, उसका एक संसार हो। तो ऐसी अनेक ऐसी स्थितियां हैं संबंध के मामले में, परिवार के मामले में, समाज आदर्श के मामले में, जहाँ जहाँ गांधी जी की सीमाएं स्पष्ट होती हैं और गांधी जी उसको कबूल भी करते हैं। गांधी जी विद्रोह नहीं करते। और आपको अच्छी तरह से मालूम कि गांधी जी
जयरेंद्र कुमार और प्रेमचंद दोनों से बहुत स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते थे। प्रेमचंद के मरने के बाद गांधी जी ने 2 समय का खाना छोड़ दिया था और कहा कि यह समय नहीं था कि प्रेमचंद चले गए। और इन्हीं लोगों को आधार बना के और काका कालेलकर को आगे करके उन्होंने हिंदुस्तानी सभा का गठन भी किया था कि हिंदुस्तानी भाषा को आगे करना है। तो और सब दूसरा जो आपके प्रश्न का हिस्सा है, ये जैनेंद्र जी की सीमा है कि उनके लेखन का जो पूर्वार्ध है उसमें विचार व्यंजना के रूप में है, आधार नहीं है। लेकिन जो उत्तरवर्ती लेखन है उनका, उसमें विचार ज़्यादा प्रभावी होता चला गया है और विषय वस्तु और उसके साथ साथ जो विन्यास है रचना का वो शिथिल पड़ता गया है। इसलिए पठनीयता का संकट भी खड़ा हुआ है। इससे मेरी पूरी तरह से सहमति है। और स्वयं ये जैनेंद्र मानते थे कि धीरे धीरे जैसे जैसे स्थितियाँ प्रतिकूल होती गईं, जीवन अनुभव कम होता गया, जैसे जैसे सार्वजनिक जीवन से वास्ता कम हुआ, वैसे वैसे वो चीज़ें ओझल होती गईं और विचारों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता चला गया। नहीं आप जोशी जी को सुनना अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव होता है। और थोड़ा बहुत मेरा लिटरेचर में भी इंटरेस्ट है, शायद इसलिए कि लिखने पढ़ने के अलावा कोई चीज़ सीखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो जब हम 2 मिनट लेंगे, अपने नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम का जो ग्रुप है उसमें जोशी जी की किताब की एक छपी समीक्षा, तो मैंने वहाँ बधाई तो थी, लेकिन मेरा जो सुलभ मन है या खुराफाती मन है, जो भी कहना चाहें, मैंने फ़ोन किया जोशी जी को और थोड़ा अशिष्टता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसी आदत है मैंने कहा कि भाई मैं पढ़ना इसलिए चाहूँगा, हिंदी साहित्य में जीवनी और अपनी जीवनी लिखना दोनों की भारी कमी है साहित्य की। अंग्रेज़ी में, रशियन में, फ्रेंच में, स्पेनिश में बहुत बड़ी परंपरा है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों की परंपराएं हिंदी साहित्य में बहुत कम है। और मैंने बताया कि मेरी निगाह में कलम का सिपाही अमृत राय के और विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा उस स्तर पे जाने पे भी बहुत लगता है। फिलहाल जो समीक्षा है उसको देख के मैं किताब अभी ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तो जोशी जी ने बहुत कृपापूर्वक कहा कि आपके विषय वस्तु के इंटरेस्ट को मैं जानता हूँ और आपके लिए किताब रख रखी है, तो इन्होंने ये किताब दी। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि किताब उठा के रख दिया, पढ़ा। और 2 चीज़ों के लिए इसी किताब में पेज नंबर 4-5 पे ही है, जैनेंद्र जी कुपाठ और उपेक्षा के शिकार हुए। कुपाठ शब्द समझ रहे हैं? जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए, जिस मन से, जिस उद्देश्य से लिखता है, समझा जाने में आदमी उस उद्देश्य से हट रहा है। और ये भी आप जान लीजिए, जो कल वर्जना थी, जो आज वर्जना है, कल वो पब्लिक के जनमानस का हिस्सा बन जाती है। जैनेंद्र ने जो बातें लिखी 20 के दशक में, 30 के दशक में, समाज में वो वर्जना ही थी। निर्मला लिखा उन्होंने, प्रेमचंद ने, लेकिन निर्मला कभी वो वायलेंस मूड में कभी नहीं आई। उसने कभी समाज से वो नहीं किया, उसने समझौता किया। प्रेमचंद के सारे उपन्यासों में यही आता है कि आप देखते हैं कि वो समाज की परंपराओं को, जो आपने शब्द कहा, उसमें रहते हैं, लेकिन परंपरा और रूढ़ी दोनों में बहुत फर्क है। तो परंपराओं से वो बंधे रहे जैनेंद्र भी, वो भी रूढ़ियों को जरूर तोड़ा। लेकिन जैनेंद्र के बारे में कहने की बजाय मैं तो ये कहूँगा, बहुत दिनों बाद, मतलब मैं आपको बताऊं कि
अच्छी बायोग्राफीज पढ़ने को मिली, अच्छी बायोग्राफी। अन्यथा आप चाहे अंग्रेजी में ही कितनी किताबें ले लीजिए, बायोग्राफीज जैसे मैं बहुत, रवि जानते हैं आइजक ड्यूसर की स्टालिन पे, अमेजिंग। मेरे ख्याल से दुनिया में बायोग्राफीज, स्टीफन ज्वेग, मैरी एंटोइनेट, आप सब लोग पढ़िए। एक पेज पे मैरी एंटोइनेट, आप जानते हैं ना, द लास्ट किंग, फ्रांस के अंतिम बादशाह राजा की पत्नी थी, उन्होंने ही कहा था लोगों को अगर रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों खाते हैं। मैरी एंटोइनेट की बायोग्राफी है स्टीफन ज्वेग की, एक पेज में आप पढ़ेंगे और रोने लगेंगे व्यथा को देख के, उसकी परिस्थितियों के देश से, और उसी के 2 पैराग्राफ नीचे में उसकी बेवकूफ़ियों पर, उसकी चीज़ों पर आप उससे घृणा करेंगे। और ये स्टीफन ज्वेग ही लिख सकते थे जिस तरह से उन्होंने लिखा। आप सब लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब मुकदमा चला स्टीफन ज्वेग उसके ऊपर, मैरी एंटोइनेट पर, वन ऑफ द चार्जेस वर शी हैज इंसेस्टुअस रिलेशनशिप विद हर 13-year-old सन। एक चार्ज लगाया गया था ये, और स्टीफन ज्वेग ही उसे इस तरह से लिख रहे हैं कि आप चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो, लड़के रोने लगेंगे। She lifts her head high, proudly she said, I appeal to all the mothers of the world to reply this question. ऐसी चीज़ें पढ़ने में अपने आप में एक आनंद आता है, और मैं जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अनुग्रहित हूँ इसको पाकर और पढ़कर, और मुझे पक्का विश्वास है कि और भी आने वाली चीज़ें इतनी ही अच्छी होंगी। और ये आप जान लीजिए कि एक पुस्तक, जो ज़्यादातर जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज हैं, वो 2 लेवल पे बंट जाती हैं। कुछ तो पूर्णतः व्यक्तित्व केंद्रित हो जाती हैं, कुछ कृतित्व केंद्रित हो जाती हैं। इसकी ब्यूटी है कि ये दोनों को समाहित करके चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपको। मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न पूछने के लिए आपसे ज़्यादा ज्ञान चाहिए, जो है नहीं, संभव नहीं। हाँ प्रतीक। सर मेरे पास भी कोई प्रश्न नहीं है, मैं बस कमरे पे जो बातचीत हो रहा था अभी कुछ देर पहले, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ जिज्ञासा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। जब इनके जीवनी के विषय में आपने चर्चा किया, 1904-05 में जन्म, और फिर 17-18 में शायद संभवतः पढ़ाई छोड़ दिए थे, 21 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, फिर आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए, तो गांधीवादी चिंतक के रूप में, गांधीवादी लेखक के रूप में चर्चा होते रही है इनके विषय में। मैं याद करता हूँ सर, जब मैं एमए कर रहा था जेएनयू से, तो एमफिल में जब मैं आया तो मेरा इच्छा था कि मैं जेंडर पे काम करूँ। जब एक उस समय की बड़ी वरिष्ठ इतिहासकार थी, उनसे जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली कहने का बोध यही था कि आप जेंडर पे काम ना करें, क्योंकि महिलाओं की समस्या को महिला ही समझ सकती है, एक पुरुष नहीं समझ सकता है। ये मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जब हम ज्ञानेंद्र कुमार के लेखनी को देखते हैं, चाहे आप खेल देखिए, सुनीता देखिए, या परख देखिए, या त्याग पत्र देखिए, मुक्ति बोध, क्योंकि मैंने बोला कि मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ा हूँ, जो आपसे चर्चाएं हुई और आपके जाने के बाद मैं स्मरण कर रहा था कि कौन सा कहानी पढ़ा हूँ, तो मैंने पाया कि मैंने खेल पढ़ा है उनका, 8, 9वीं 10वीं में पाठ्य पुस्तक में वो था। तो सभी जगह कहीं ना कहीं जो स्त्री है वो उनकी समस्याओं को वो चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि क्या एक स्त्रीवादी चिंतक के रूप में ज्ञानेंद्र कुमार को देखने की कोशिश की गई है कि नहीं, पहली बात। दूसरा सर, ये कालक्रम क्या है उसका, क्योंकि 1980s के बाद देखा गया या उससे पहले देखा गया, वो भी एक महत्वपूर्ण होगा एक इतिहास के छात्र के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो पूरा जो फेमिनिज्म के वेब पे एक बात हुई है, जितने भी मतलब कि स्त्रीवादी चिंतक हैं, उन्होंने जब बात कही 1980s के बाद, उसका एक अलग मायने है, उससे पहले का एक अलग मायने है। तो स्त्रीवादी चिंतक के रूप में क्या कुछ कार्य हुआ है, कई शोध आपने निर्देशित भी किया है, तो उस पर जरा प्रकाश से डालें तो। थैंक यू। असल में ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 अलग अलग प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि इस बात को मैं नहीं मानता, हालांकि आत्यंतिक रूप से ये सच है, यह भी मैं नहीं कहूँगा, पर यह है कि अगर अंतर्यामिता किसी लेखक में है
कोई लेखक पर काया प्रवेश कर सकता है, किसी की चेतना में समा सकता है, उसके दुख दर्द को, उसकी व्यथा, उसकी यातना को भोग सकता है, तो वह स्त्री हो या पुरुष वो एक दूसरे की अनुभूति को, उसकी समस्या को संबोधित कर सकने में समर्थ हो सकता है। एक पुरुष स्त्री के बारे में उसकी पूरी समग्रता में लिख सकता है और एक स्त्री भी लिख सकती है। अब कलिकथा बाया पाई पास नाम का एक उपन्यास अलका सरावगी का आया था, और अलका स्त्री हैं, एक मारवाड़ी लेखिका हैं। अद्भुत उपन्यास है, सन 2000 के बाद के श्रेष्ठतम उपन्यासों में एक है, और पुरुष चरित्र पर लिखा है। तो जैनेन्द्र कुमार, असल में ये बात समझने की है, वही है कि मैं क्या क्या समझाऊं। गांधी जी कहते थे कि मैं अधिक से अधिक स्त्री होना चाहता हूं। अधिक से अधिक स्त्री होने का मतलब अधिक से अधिक सहनीय होना, अधिक से अधिक करुणा का होना, अधिक से अधिक अपमान को पी लेने की शक्ति का होना। और गांधी जी इसका तर्क ये देते थे कि जो अधिक से अधिक यातना भोगता है, जो अधिक से अधिक अपमान झेल सकता है, वही समर्थ होता है। और आप पीछे जाएं, आप राम को देखें, आप कृष्ण को देखें, जिनको आप पूजते हैं, उन्होंने जितनी यातना अपने जीवन में सही कोई पुरुष भी नहीं सहेगा जिनको आप पूजते हैं। और स्वयं गांधी को देखिए कि अधिक से अधिक स्त्री होने का भाव उनमें था, इसलिए वो इतने बड़े हो सके। हम किसी की तेज आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम कैसे पूजनीय बनेंगे? वो शक्ति चाहिए, और यह एक तरह का देवत्व है। तो वह भाव जैनेन्द्र में था, स्त्री भाव, इसलिए महसूस किया उन्होंने। और उनके सबसे नजदीक थी उनकी माँ रमा देवी, राम देवी बाई। उनकी यातना को, संघर्ष को, पिता के न होने पर किस तरह से पाला पोसा, किस किस तरह की यातनाओं को झेला, बाद में किस तरह से तिरस्कार हुआ, सब देखा भाला, जिया उसे, इसलिए वो लिख सके। दूसरी बात, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिंदी का समाज कृतज्ञ समाज है। वो कृतज्ञ नहीं है। ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जैनेन्द्र कुमार के लेखन से ही हिंदी में स्त्री विमर्श की शुरुआत हुई, क्योंकि श्रृंखला की कड़ियाँ नाम की किताब भी, जो स्त्री विमर्श की महत्वपूर्ण किताब है, जैनेन्द्र के लेखन के बाद ही आई है। लेकिन हमारे यहाँ स्त्री विमर्शकार द सेकेंड सेक्स की चर्चा करेंगे, सिमोन द बोआ की, वो तो श्रृंखला की कड़ियाँ पर भी बात नहीं करेंगे। उनके लिए तो महादेवी वर्मा पिछड़ी लेखिका हैं, फिर वो जैनेन्द्र कुमार की बात कहाँ से करेंगे? तो बात ही नहीं करना है, अनजान बने रहना है, जानना भी नहीं है, अपढ़ और कुतर्की बने रहना है। लेकिन सच यही है कि जैनेन्द्र स्त्री विमर्शकार थे, और एक तरह से स्त्री विमर्श के पुरस्कर्ता थे, वो प्रस्तावक थे, और उन्होंने ही संभवतः सबसे पहले अपनी रचनाओं में स्त्री को आज़ादी दी। और श्रीकांत वर्मा ने तो लिखा है कि जैनेन्द्र कुमार ने एक खुली अदालत में, उनके पूरे रचना कर्म पे लिखा है कि एक खुली अदालत में स्त्री के सबसे ताकतवर वकील हैं, जो आरंभ से लेकर जीवन के अंत तक स्त्रियों की आजादी का मुकदमा लड़ते रहे। और उन्होंने देखा कि अगर स्त्री आजाद नहीं होगी तो हम नष्ट हो जाएंगे, हम अभिशप्त हैं बर्बाद होने के, हमारे परिवार टूटेंगे, समाज बिखर जाएगा, सारे मूल्य फना हो जाएंगे। इसलिए स्त्री विमर्शकार तो थे ही वो, आरंभ तो उन्हीं से होता है। एक लाइन ऐड कर दें इसमें पंडित जी। जैनेन्द्र की जो जगह है स्त्री विमर्श में आपने कही, लेकिन उन्होंने उस तरह की राजनीति, उस तरह का लेखन नहीं लिया
जो आपने सिमन दुबुआ की सेकंड सेक्स की बात कही, या केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स जब आई 1968 में, और उसके बाद नारी आंदोलन जो शुरू हुआ, तो ये दोनों अलग अलग ढंग से चलती हैं। और मेरे ख्याल से जब आप मिक्स करके देखेंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न उठेंगे जिसमें आप खुद ही डूब जाएंगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। तो परंपरा से हटके मत देखिए। सिमन दुबुआ, केट मिलेट, बाकी उनके साथी किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, जयनेंद्र कुमार किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, उसे देखना पड़ेगा। और जो कहा, सारी ज़िंदगी खुली अदालत में लड़ते रहे। बहुत अच्छा सेंटेंस। असल में सबसे बड़ी बात यही है ना कि जयनेंद्र कुमार का जो स्त्री विमर्श है वो भारतीय पर्सपेक्टिव में, भारतीय संदर्भ में है, और भारत की स्त्री भारतीय संदर्भ में मुक्त होना नहीं चाहती, वो पश्चिमी संदर्भ में ही मुक्त होना चाहती है। इसलिए फिर वो जयनेंद्र कुमार क्यों पसंद आएंगे उसे? क्योंकि जयनेंद्र कुमार स्त्री मुक्ति को चेतना से मुक्ति कहते हैं, घर से और संबंधों से मुक्ति को मुक्ति नहीं कहते। वो आप चेतना से मुक्त हो गए, विकारों से मुक्त हो गए कि आप मुक्त हैं तो मुक्त हैं। लेकिन पश्चिम प्रेरित जो स्त्री विमर्शकार हैं, उनकी प्रेरणा से जो हमारा स्त्री विमर्श है वो तो घर से मुक्त करेगा, वो संबंध से मुक्त करेगा, वो आपको सड़क पे ले जाएगा, और उस तरह का विमर्श जयनेंद्र कुमार ने नहीं किया था। ज्योतिष जी, ये जोड़ा जा सकता है आपकी बात में कि केवल भारतीय स्त्री ही नहीं, भारतीय पुरुष भी, और भारतीय समाज का हर वर्ग जो भी ये तथाकथित मुक्ति चाहता है, जो भी इस मुक्ति का अर्थ हो, वो वास्तव में मुक्ति को पश्चिम से ही आता हुआ देखता है, उसी स्वरूप में देखता है, और उसी स्वरूप में उसे मुक्ति चाहिए। इसलिए ये आक्षेप, अगर इसको आक्षेप कहा जाए, तो मुझे लगता है केवल स्त्रियों पर लगाना शायद अनुचित होगा। क्योंकि आप देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे मूल्य जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में चिरंतन रहे हैं, सनातन रहे हैं, हजारों वर्षों से रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अब उनका ज्ञान लोप हो गया है, हमें उनके बारे में पता नहीं है। लेकिन उनसे मिलती जुलती कोई चीज़ जब हमें पश्चिम से आती हुई दिखाई देती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि ये एक फैशनेबल चीज़ है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए, और हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। वही बात या उससे मिलती जुलती बात हम अपनी परंपरा से नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि एक हमारे समाज में जो गहरी कृतज्ञता है, और विशेषकर हिंदी समाज में जो आपने कहा, मैं आपसे इस बारे में प्रश्न भी करूंगा बाद में कि आपको क्या लगता है कि भारत में जो और भाषा समूह हैं, मेरे विचार में उनके अंदर इस प्रकार की कृतज्ञता नहीं है अपने प्रखर चिंतकों, विचारकों और लेखकों के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने साहित्य के लिए, अपनी परंपरा के लिए, जो हिंदी प्रदेश में पाई जाती है। तो खैर, तो हम बाहर से आई हुई चीज़ को मानते हैं कि ये हमारे लिए एक आदर्श है। स्वाभाविक है कि उपनिवेशवाद का इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक उदाहरण बहुत बड़ा ये दिया जा सकता है, हम बार बार, जैसे परख जो उनका पहला उपन्यास था जिससे वो बहुचर्चित हुए 24-25 साल की उम्र में, जिसमें उन्होंने बाल विधवा के जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण मनोवैज्ञानिक रूप से किया है। और ये बात सही है कि उसी समय लगभग विधवा विवाह को लीगल बनाने के प्रयास भी चल रहे थे, और ये एक समस्या थी। लेकिन बार बार ये इग्नोर कर दिया जाता है कि आखिर ये बाल विधवा विवाह जो था ये किसके लिए समस्या थी, समाज के किस वर्ग के लिए। समाज का एक बहुत ही छोटा सा वर्ग ऐसा था, बहुत छोटा सा वर्ग, हम सब जानते हैं, कुछ जो तथाकथित उच्च जातियां थीं, 2-3, उनमें भी सब में नहीं था, केवल उनमें आप मानकर चलें कि विधवा के विवाह पर प्रतिबंध जैसा कुछ था। बाकी तो पूरा समाज जो था वो उसमें विधवा का, बाल विधवा या और किसी प्रकार की विधवा, उसका विवाह होता था। बल्कि वो स्वाभाविक बात थी, विवाह दोबारा होना न होना एक अस्वाभाविक बात थी। थोड़े से लोगों तक ये परंपरा थी,
लेकिन जैनेंद्र नेचुरली समाज के उसी वर्ग से कहीं ना कहीं आते थे, तो उन्होंने उसी के ऊपर प्रहार किया है। लेकिन जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट था समाज का, जिसमें बहुतायत लोग इन चीज़ों से प्रभावित नहीं थे, और आज बहुत सारी चीज़ें, वही चीज़ें जिसको हम आज उदाहरण के लिए एक स्वतंत्रता के नाम पर जो हम लिव इन या और ये सब कहने लग गए हैं, ये तो सारी चीज़ें भारतीय समाज में हजारों साल से चली आ रही थी। केवल समाज का एक वर्ग ऐसा था जो अपने को उच्च मानता था, कुलीन मानता था, जो धर्मशास्त्र को मानता था, आप ये कह लीजिए, जो शास्त्रीय परंपरा को मानता था, केवल वो स्त्री के ऊपर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाता था। बाकी समाज में, और ये तो आपने अपने बचपन में देखा होगा कि समाज में कितनी विविधता थी, स्त्रियों के व्यवहार में, पुरुषों के व्यवहार में, अलग अलग प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों के व्यवहार में। तो आज वही चीज़ जब बाहर से आती है तो हमें लगता है कि ये कुछ फैशनेबल है, वो स्वरूप बदल कर आती है, लेकिन हमारे समाज में हजारों साल से इस प्रकार की चीज़ें चलती आ रही हैं। मैं ये कहना चाहता था, अगर आप कुछ भी जोड़ना चाहें। नहीं, ये आपने जो कहा वो अपनी जगह सही है, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। वो तो टिप्पणी थी, प्रश्न नहीं था। जी जी, इसलिए कुछ कहने का मतलब नहीं बनता है। अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम कार्यक्रम का समापन। हाँ, जिज्ञासा थी मेरी, रखना चाहूँगा मैं। सर आपने अब बाहर कर लें बात, 4:30 बज गए। जरूर कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, बाहर भी कर सकते हैं। एक जो बात कही आपने, और मुझे लगता है कि रवि सर ने भी उस बात की तरफ इशारा किया है कि चेतना की मुक्ति की बात आई है, और वो स्त्री पुरुष सबके लिए है। जैन की जो सोच है, मुक्ति की जो बात आपने जहाँ ख़त्म भी किया था कि निर्विकार चित्त की प्रशांति वाली मुक्ति की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत करीब जा रहा है वो कैवल्य का जो आइडिया है, केवली का जो आइडिया है। ये जरूर है कि जैन परंपरा में केवली या कैवल्य को सिर्फ पुरुष के उसमें कन्फाइन कर दिया गया, लेकिन शायद जैनेन्द्र का जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है जैन परंपरा के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने उनको मजबूर किया उसको क्वेश्चन करने और उसको तोड़ने के लिए। तो गांधीवादी परंपरा के अलावा मुझे लगता है आपने ज़रूर देखा होगा जैन परंपरा के साथ उनका जो रिश्ता है, उस पर भी कुछ प्रकाश डालते। उसमें देखिए, जैन परंपरा में तो दीक्षित ही हुए थे, जैन समाज से वो थे, और वाद से उनमें करुणा का, अहिंसा का बहुत सारा तत्व आया। फिर यह भी आश्चर्यजनक है कि जैनेन्द्र ने सनातन धर्मशास्त्र का, पूरी परंपरा का बहुत गहरा अनुशीलन किया था, बौद्ध दर्शन का अनुशीलन किया था, गांधी के अनुयायी थे ही। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसी जीवन में जो निर्विकार चित्त की प्रशांति को पाना है, वह जीवन मुक्त है, दरअसल वही कैवल्य है। और गांधी की दृष्टि में भी मोक्ष वही है, गांधी की दृष्टि में भी मोक्ष वही है। तो ये निकट होने की बात नहीं है, दरअसल उसी कैवल्य की उनके अपने समय में की गई परिभाषा है, अपनी परंपरा में ही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैनेन्द्र कुमार जैसा लेखक, चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आता हो, और स्वयं जैनेन्द्र कुमार ने ये सिद्ध किया है अपने लेखन में। और अगर आप समय और हम देखें, जो 800 पृष्ठों की विशालकाय पुस्तक है, प्रश्नोत्तर पर, पूरा अध्यात्म और दर्शन पर बहस है। तो जैनेन्द्र कुमार ने जितना गहरे उतरकर हिंदू धर्मशास्त्रों पर बात की है, आध्यात्मिक प्रश्नों पर बात की है, उतना किसी और धर्म पे बात ही नहीं की है। तो उनके निर्माण में सनातन के साथ दूसरे तमाम दर्शनों का योगदान है, पर मुख्य रूप से जो सनातन परंपरा है, जो बृहदतर परंपरा है, उसी परंपरा के एक प्रवक्ता के रूप में जैनेन्द्र हमारे सामने आते हैं।
आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं एक बार फिर से सभागार में उपस्थित सभी लोगों का, जिन्होंने अपना समय, बहुमूल्य समय निकाला और आज इस व्याख्यान के कार्यक्रम में शामिल हुए, सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे वरिष्ठ अध्येता डॉक्टर ज्योतिष जोशी, जिन्होंने एक बहुत ही सारगर्भित, अर्थपूर्ण और अद्भुत व्याख्यान एक ऐसे विषय पर दिया जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोगों का ज्ञान बड़ा अल्प है। हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और स्वाभाविक है कि ये विषय ऐसा है कि इसकी चर्चा निरंतर होती रहनी चाहिए और बाहर चाय पर ये चर्चा जारी रहेगी। आइए।